हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन वन शॉट। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली सिर्फ किसकी बात करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। एक होता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के लिए हम अलग डिस्कशन करेंगे क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता क्योंकि फिर एनएलएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हो पाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये हमारी वन शॉट रिवीजन सीरीज यानी कि जो क्रैश कोर्स है उसका एक नया इंस्टॉलमेंट है, मतलब एक नया सेशन है। आगे आते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप या जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर अगर शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये जो यूज़फुल मटेरियल है वो और लोगों तक भी पहुँचेगा, और जब मटेरियल पहुँचेगा और रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो जो जैसे मैं हूँ या कोई भी क्रिएटर होता है तो उसको एक अच्छी पॉजिटिव इंटेंशन भी मिलती है और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट बनाने की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शिया की। ठीक है। तो देखो इस टॉपिक में जो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ये फ्री हैं पूरे हमारे ऐप के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर, तो अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो कई सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। काफ़ी लेंदी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, पर अपने आप में काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्कशन होता है वो इनर्शिया के ऊपर होता है। ठीक है। फिर होता है एनएलएम फर्स्ट यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो पहला नियम है बेसिकली वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाता है। फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन होते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पर, फिर मोमेंटम के ऊपर होते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। फिर उसके बाद जो डिस्कशन जाता है वो जाता है रॉकेट प्रोपल्सन के ऊपर। ठीक है। और फिर उसके बाद एनएलएम थर्ड की बात कर रहे हैं, रॉकेट वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन वगैरह पर पहुंच जाते हैं, लिफ्ट की प्रॉब्लम पर पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, है ना, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, मतलब एक साथ जो बॉडीज़ रखी रहती है या फिर आपकी स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड होती हैं वो। ठीक है। फिर उसके बाद जो डिस्कशन जाती है वो जाती है पुली के ऊपर, और फाइनली सूडो फोर्स के ऊपर। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा जो एनएलएम होता है ये इसमें इतनी सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ठीक है। अगर आप लेक्चर्स देखते हैं तो। ठीक है। तो एप्लीकेशन के ऊपर वो फ्री हैं, अगर आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देखे हैं तो भी समझ में आएगा, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनर्शिया की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, जो भी ज़रूरी बात। तो इनर्शिया के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो इनर्शिया वैसे तो आप जानते हो ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये उस बॉडी में होने वाले चेंज को अपोज करती है। तो इनर्शिया के बारे में सिर्फ इतना जान लो कि ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिस बॉडी का जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, उसका अपोजिशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। तो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, बस इतनी सी बात है यहाँ पर मुझे बतानी है। इसके बाद इनर्शिया तीन तरीके का होता है। ठीक है। जो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी चाह रही है रेस्ट में ही रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, वो मोशन में नहीं आनी चाहिए। तो वो जो बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसको मोशन में नहीं आने दे रही है उसी को इनर्शिया कह रहे हैं, मतलब आलस कह सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है। तो वो वाली। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो इनर्शिया के बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है एनएलएम फर्स्ट। तो ये एनएलएम फर्स्ट क्या चीज़ है, ये बेसिकली जो मैंने अभी इनर्शिया के बारे में बताया ये वही है। तो इस नियम के हिसाब से कोई भी बॉडी अपनी उसी स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में वो है। ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और कोई मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी में रहना चाहती है। कब तक, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। मैंने एक वर्ड कहा एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आपके चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, वहाँ पर एक्सेलरेशन सॉल्व करोगे चाहे कोई और चीज़ सॉल्व करोगे तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को ही पिक्चर में आपको लेना है। टेंशन, नॉर्मल फोर्स, ये सब आपको पिक्चर में फॉर्मूले के अंदर आपको नहीं दिखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा जिसमें आपको कोई लेंदी प्रोसेस करनी पड़े। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट तरीके से हम सीखेंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेथड्स को सीखेंगे कि पुली की प्रॉब्लम को जल्दी से कैसे करें। मतलब आपको दिमाग में ही हो जाएगा, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूटन का पहला नियम था वो तो आप सब जानते ही हो, तो इस लॉ को हम इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं क्योंकि जो इनर्शिया का सिस्टम था वो यहाँ पर है। ठीक है। अब इसकी वजह से हमें जो है फोर्स को डेफिनेशन मिली, मतलब जो फोर्स, जो वर्ड है, ये जो फोर्स है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन कहाँ से समझ में आई, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, अगर एम्स के लिए आप पढ़ रहे हो तो असर्शन और रीजन का भी क्वेश्चन बन गया कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स क्या होता है आप जानते हो, कोई भी पुश या पुल। ठीक है। तो बेसिकली
यहाँ पर फोर्स के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली आपके लिए समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। लीनियर मोमेंटम क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो क्वांटिटी, ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि किसी भी बॉडी में मोशन कितना ज़्यादा है, कितना क्वांटिटी का मोशन है, उतना ही उसका जो मेजरमेंट है उसी को लीनियर मोमेंटम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। मतलब कोई बॉडी मूविंग है, अब उसमें कितनी मोशन है उसी के मेजरमेंट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं अगर हिंदी में समझे तो। और वैसे फिजिक्स में समझे तो ये मास इंटू वेलोसिटी होता है, मतलब किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो उसके मास और उसकी जो वेलोसिटी है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो पहली बात तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई जो क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चीज़ है मोमेंटम वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन का यहाँ पर रोल आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम कभी निकाल रहे हो डेल्टा पी, मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो आपको ध्यान रखना है वेक्टर का यानी कि डायरेक्शन का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के ही सेम होती है। अब यहाँ पर इसकी यूनिट वगैरह देखो, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी यूनिट, अब ये न्यूटन सेकंड कहाँ से आई वो समझ में आ जाएगी अभी आपको, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आपके पॉसिबल हैं। देखो इसके ऊपर बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं और आगे चल के इसको बड़े बड़े क्वेश्चन में इंटीग्रेट भी किया जा सकता है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर जो बनाए जाते हैं उसमें इसका छोटा सा रोल मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे छोटा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो कोई हमारी बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ हैं, इनके बारे में ये है कि मान लो इनका सेम मासेस है, ठीक है, इनका जो मास है वो सेम है और ये आपकी अलग अलग वेलोसिटी से चलती है। पहली बॉडी की मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो दूसरी बॉडी की जो है वो मान लो 15 है, ठीक है, 15 है। तो आपको बताना है कि उनके मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, P1/P2 क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लें। तो क्या होगा, हम जानते हैं भाई मोमेंटम होता है mv1/mv2, तो मास से मास कट गया, तो v1 10, v2 हमारा 15, तो यहाँ से आंसर आ गया 2/3। आप कहेंगे ये तो बहुत सरल था। हाँ सरल था, मैं खुद ही कह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर, जो आपका थोड़ा सा वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पर वेक्टर का एप्लीकेशन आ जाएगा, तो मोमेंटम का आपको ये भी पहलू समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका मास 2 किलोग्राम है और वो मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी इस तरीके से है 3i प्लस 4j, इतने मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम विद एक्स एक्सिस। ध्यान रखना क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ दी है, आपको बताना है मोमेंटम के बारे में, ठीक है। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपको बताना है एंड डायरेक्शन आपको बतानी है, लेकिन डायरेक्शन बतानी है लेकिन कहाँ से, विद एक्स एक्सिस। ये चीज़ ध्यान रखें, एक्स एक्सिस के साथ आपको डायरेक्शन बतानी है। तो कैसे बताओगे, P=mb यूज़ करो, फिर उसके बाद वहाँ से आप मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालिए, जैसे वेक्टर का होता है ना। अब मैं आपको बताऊंगा ही, तो आप करने की कोशिश कर लीजिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी क्वेश्चंस आप कर पाएँ उनका मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इतने क्वेश्चंस करे टोटल, ठीक है। तो अच्छा लगता है कि हाँ आपके रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं। और अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जैसे नेक्स्ट ईयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो आप टेंशन लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो है एप्लीकेशन के ऊपर जाकर पूरा चैप्टर पढ़िए पहले, और फिर उसके बाद वन शॉट ये जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए। अब हम इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। तो मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 3i प्लस 4j, तो मोमेंटम कितना आ गया हमारा 6i प्लस 8j। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, मास इंटू वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये हमारा मोमेंटम आया लेकिन वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन क्वेश्चन ने तो मैग्नीट्यूड पूछा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो मोमेंटम है वो कितना आया था अभी 6i प्लस 8j। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका होता है, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो क्या होगा 6² प्लस 8², ठीक है। अगर ये i और j नहीं होते, कुछ अलग तरीके से वेक्टर होते, सीधे सीधे वेक्टर लिखे होते, तो फिर कैसे लेते हैं इनका मैग्नीट्यूड, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और वहाँ पर आपका, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा था डायरेक्शन,
तो डायरेक्शन पूछा था एक्स एक्सिस के साथ। तो जो ध्यान रखना कि जिस एक्सिस के साथ आपसे डायरेक्शन पूछी गई है उस एक्सिस के कंपोनेंट को आपको डिनोमिनेटर में लेना होता है, ठीक है। तो 6 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 4/3। अच्छा, tan थीटा में 4/3 किसकी वैल्यू होती है? देखो ध्यान रखना कि जो tan 37 डिग्री होता है वो होता है 3/4, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, इधर भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये 3/4 है, तो tan 53 डिग्री कौन सा होगा? 4/3। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा tan 53 डिग्री का, ठीक है। चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें नेट एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है, तो अगर हम बात करें न्यूटन लॉज ऑफ सेकंड, जो नियम है आपका न्यूटन का, ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात होती है नेट एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है। तो जो भी आप नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पर लगाएंगे, मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम नेट, देखो नेट वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े में से छोटे घटा रहे हैं अगर दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं, या फिर अगर एक ही डायरेक्शन में दो हैं तो उनको ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ बात करी जा रही है। जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे किसी भी सिस्टम पर, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एफ एक्सटर्नल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, ये जो न्यूटन का सेकंड नियम है वो आपका वैलिड होगा एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, वैलिड फॉर एक्सटर्नल फोर्स ओनली। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, वैलिड फॉर एक्सटर्नल फोर्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल होगा वो आपका क्या होगा? dp/dt, ठीक है ना। साथ में ये तो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। या फिर आपका एक हो सकता है एफ एवरेज। तो जो एफ एवरेज आएगा वो आएगा del p/del t, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा P2 - P1 डिवाइडेड बाई T2 - T1, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज फोर्स है, जबकि ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। अब यहाँ पर हमें जब इतना समझ में आ गया तो यहाँ से हमें देखना है एफ एक्सटर्नल के लिए। तो जो हमारा एफ एक्सटर्नल होता है वो होता है mdv/dt, ये हो जाएगा हमारा ma, ठीक है। और या फिर हमारा ये तब है जब हमारे वेलोसिटी वेरिएबल है, मास कांस्टेंट है। या फिर दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि मास वेरिएबल हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो उस केस में जो एफ एक्सटर्नल होता है वो हो जाएगा v dm/dt, ठीक है। तो ये हमारा dm/dt क्या है? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो ये dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है, ठीक है। तो जैसे हम रॉकेट प्रोपल्सन पढ़ेंगे तो वहाँ पे dm/dt का बहुत बड़ा रोल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। तो एफ एक्सटर्नल जो है, ये वाले फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आपको देखने को मिल सकते हैं फोर्सेस के, ठीक है। इसी चैप्टर से मतलब नहीं है, कई सारे चैप्टर्स में। चलो अब उसके बाद कुछ यूनिट वगैरह, जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन SI में, तो CGS यूनिट होती है डायन, ठीक है। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन, ठीक है। और यूनिट कन्वर्जन का आपको यूनिट डायमेंशन में पता होगा, N1U1 = N2U2 यूज़ करते हैं हम, ठीक है। N1 क्या होता है? न्यूमेरिकल यूनिट, जो भी जैसे हमने कहा 1 न्यूटन, तो यहाँ पर 1 इज़ N1, एंड U1 क्या है? न्यूटन। और N2 क्या है हमारा? दूसरी यूनिट में जो उसकी वैल्यू है, यानी कि 10⁵ और U2 क्या है? CGS यूनिट, यानी कि डायन, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। जैसे फोर्स होता है dp/dt, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो dp/dt जो हमने कहा, तो यहाँ पर जो dp होता है बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन आएगी, ठीक है, मतलब आपकी जो चेंज इन मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, या फोर्स की जो डायरेक्शन है वही चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आगे बातें करते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि स्लोप ऑफ PT ग्राफ, PT का मतलब क्या है? हमारा मोमेंटम। जो स्लोप होता है किसी भी PT ग्राफ का वो हमारा फोर्स हमें बताता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा मोमेंटम और टाइम का ग्राफ होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कोई, मान लो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, इधर मैंने मोमेंटम लिया, इधर टाइम लिया, तो अब इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, ठीक है, अब जैसे मान लो ये है, तो अब जो भी स्लोप आएगा वो हमारा क्या आएगा? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये चीज़ हमें समझनी है। अच्छा, ये स्लोप जो फोर्स है, क्योंकि वो होता था dp/dt, ठीक है, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा के बराबर होगा और वो स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपका मोमेंटम और टाइम ग्राफ होगा वो फोर्स बताएगा उसका स्लोप, ठीक है।
अब अगली चीज जो देखेंगे वो देखेंगे फोर्स और टाइम ग्राफ का। ये था मोमेंटम टाइम ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चंस काफी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स में ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमारा फोर्स और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज फोर्स एंड दिस इज टाइम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, मान लो इस तरीके से ग्राफ लिया, ठीक है। तो अब जो भी एरिया यहाँ पर होगा, मान लो इसका कुछ एरिया, इसका कुछ एरिया, इसका कुछ एरिया, तो यहाँ पर इसका जो एरिया होगा बिटवीन एफ टी ग्राफ, है ना, और जो टाइम एक्सिस के बीच का जो भी एरिया है वो बेसिकली आपका क्या होगा, डेल्टा पी के बराबर। डेल्टा पी क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ बातें ये ध्यान रखनी है अपने दिमाग में कि जो पीटी ग्राफ होगा वो फोर्स लेगा और उसका स्लोप, और जो एफटी ग्राफ है उसका एरिया आप हमें चेंज इन मोमेंटम देगा। ध्यान रखो, चेंज इन मोमेंटम हमें मिलेगा, सिर्फ मोमेंटम नहीं मिल रहा है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है इम्पल्स। तो इम्पल्स और इस मोमेंटम में क्या रिलेशन है, फोर्स में क्या रिलेशन है, वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इम्पल्स का भी ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखेंगे, देखो इम्पल्स जो होती है, अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें तो इम्पल्स के दो तरीके से फॉर्मूले हो सकते हैं। जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये dt क्यों लिखा है, क्योंकि जो इम्पल्स होता है उसको डिफाइन ही इसलिए किया जाता है जब बहुत ज़्यादा फोर्स, जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी बॉडी पर काम करे बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर dt यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जैसे आपने कभी आपने जब पढ़ा होगा इसको, या फिर कभी नहीं पढ़ा है तो अलग बात है, लेकिन अगर NLM को कभी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने एग्जाम्पल जरूर देखा होगा बैट और बॉल का क्रिकेट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर इम्पल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इम्पल्स है उसको, वो क्या होता है, वो आपका अप्लाइड फोर्स और जो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है उसके मल्टीप्लिकेशन को इम्पल्स कहते हैं। अब आप कहेंगे ये तो मोमेंटम भी था, क्योंकि फोर्स जो था वो dp/dt था, तो dp fdt था। तो ध्यान रखिए ये बात सही है बिल्कुल कि जो इम्पल्स होता है वो डेल्टा पी के ही बराबर होता है, ठीक है। तो वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि अगर मान लो हमारा जो फोर्स हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाए वो अगर वेरिएबल दिया जाए, वेरिएबल मतलब उसकी डिपेंडेंसी वो फंक्शन ऑफ टाइम हो मान लो, तो उस केस में जो हमारा इम्पल्स आएगा वो इंटीग्रेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। और लिमिट क्या हो जाएगी, टाइम t1 से t2, जो भी टाइम के बीच में उसने पूछा होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है इसी में इम्पल्स निकालने के लिए, अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट दे दिया, मान लो 10 न्यूटन, मैंने कहा 10 न्यूटन फोर्स है, अब ये कांस्टेंट फोर्स है, अब ये समय के साथ तो बदल नहीं रहा। मान लो मैंने कहा 10t² है हमारा फोर्स, तो वो आपका टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, तो वो वेरिएबल फोर्स है। तो कांस्टेंट फोर्स अगर आपको मिल जाए तो जो इम्पल्स होगी वो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, एफ एवरेज डेल्टा टी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इम्पल्स का फॉर्मूला बेसिकली वही है, फोर्स इनटू टाइम। अब वो डिपेंड कर रहा है कि वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट। बाकी क्वेश्चन अभी अब करेंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इम्पल्स होती है उसके बारे में कुछ जल्दी जल्दी हम पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ देख ही चुके हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है। दूसरी चीज़, इम्पल्स आपकी जो इक्वल होती है वो डेल्टा पी के बराबर होती है, ठीक है। इम्पल्स और डेल्टा पी एक ही चीज़ है, मतलब चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जो जो रिजल्ट हमें डेल्टा पी के मिल रहे थे, कौन कौन से मिल रहे थे, जैसे हमने देखा था यहाँ पर कि हमारा जो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ है वो डेल्टा पी दे रहा था, तो इसका मतलब ये इम्पल्स भी दे रहा है, क्योंकि इम्पल्स ही तो डेल्टा पी है और डेल्टा पी ही इम्पल्स के बराबर है, ठीक है, न्यूमेरिकली। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पल्स है वो डेल्टा पी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेल्टा पी है उसका मतलब हो गया P2 माइनस P1, ठीक। अब यहाँ पर हम एरिया की बात करें, अगर फोर्स और टाइम ग्राफ के एरिया की बात करें तो वो हमें इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ से हमारा मान लो, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें थोड़ी क्लियरिटी और ज़्यादा आएगी कि हमने जो पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं ग्राफ का, जो हमें पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन के अंदर तो हम और अच्छे से क्वेश्चंस को कर ही लेंगे, जेई मेंस के अलग और नीट के अलग, ठीक है, और एम्स के भी अलग से करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है,
और ये है हमारी टाइम एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस पर हमने लिया क्या है, हमने जो लिया है देखो एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर हमने एक्स लिया है। अब ये एक्स होता क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पोजीशन। तो अब यहाँ पर हमारा ये हो गया आपका जो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर हमने ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट है वो हमने 10 लिया है, और हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर 4 सेकंड है, यहाँ पर 0 सेकंड है, और आपका यहाँ पर हमने मान लिया 8 सेकंड, ठीक है, और इसके बीच में एक और ले लो 6 सेकंड। और ये जो बॉडी है इसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, फाइंड इम्पल्स, आपसे पूछ लिया इम्पल्स बताओ एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब टाइम आपका 4 सेकेंड है तो उस समय पे इम्पल्स कितना होगा, मान लो ये आपसे पूछ लिया, तो कैसे बताओगे। जो आपका स्पीड होती है वो होती है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है, dx बाई dt होती है। अब x2 हमारा कितना है, जो x2 है वो 10 है और x1 आपका 0 है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर तो आप देखो कि आपका जो पार्टिकल है वो एक ही जगह पर है, मतलब इस वाले केस में तो स्पीड है ही नहीं, वो तो 0 स्पीड है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर पार्टिकल 4 सेकंड पर था उसी जगह पर खड़ा हुआ है, 8वें सेकंड पर वो चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है। तो स्पीड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए आएगी, 4 सेकंड तक, ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो x2 है वो 10 हो गया और x1 0 हो गया। अब t2 कितना है, 4 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा स्पीड का, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई। अब हमारी जो ये है आपकी क्या v1 फाइनल इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड क्या है 0, देखो क्यों, क्योंकि वो रुका हुआ है फाइनली। तो इसका मतलब हमें v1 पता चल गया, v2 हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें इम्पल्स निकालनी है, और इम्पल्स होती है डेल्टा p के बराबर, और डेल्टा p होता है p2 माइनस p1, और p जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मतलब हम कह सकते हैं m v2 माइनस v1, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, v2 हमारा 0, v1 2.5, तो हमारा आंसर आएगा -5 न्यूटन सेकंड। अब समझ में आया यूनिट न्यूटन सेकंड क्यों आई थी, जो हमने देखी थी यूनिट, देखो इसकी लीनियर मोमेंटम की, आपको याद होगा, यहाँ पर देखो ये रही, हाँ ये मैंने कहा था ना न्यूटन सेकंड क्यों आई यूनिट। अब समझ में आया क्यों आई, क्योंकि जो फोर्स होता है वो होता है dp ओवर dt, तो dp की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी f dt, मतलब न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो आया आपका 5 न्यूटन सेकेंड। अब देखो जो आपके ऑप्शन होंगे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप आंसर 5 टिक कर देना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इम्पल्स। अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा जाए तो भी इतना ही है 5, क्योंकि इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमारा एक हो गया, बड़ा सिंपल सा। अब हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमने कर लिया, मान लो PT ग्राफ का, ये तो हमारा XT ग्राफ था। मान लो इधर हमने मोमेंटम ले लिया, इधर टाइम ले लिया, और हमने 2 पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल सपोज A और एक बॉडी हमने दूसरी बॉडी ले ली B। अब ये जो एंगल है वो मान लो 30 डिग्री का है, और यहाँ पर देखो एग्जामिनर ने क्या चालाकी करी है, ये वर्टिकल के साथ एंगल दे दिया, वाई एक्सेस के साथ एंगल दे दिया। तो ये चीज़ हमें गड़बड़ नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एंगल हमारा वर्टिकल के साथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों बॉडी का जो फोर्स है यहाँ पर उसका रेशियो बता दो, FA ओवर FB। अब कैसे बताएं, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा खेल ये है कि हमने देखा था कि जो हमारा PT ग्राफ होता है उसका स्लोप हमें फोर्स देता है, ठीक है। क्यों देता है, क्योंकि फोर्स होता है dP ओवर dt, है ना। फोर्स क्या होता था, dP ओवर dt। तो इसका मतलब क्या है कि PT ग्राफ का जो भी PT जो ग्राफ होगा उसका स्लोप हमें फोर्स देगा। तो अब इस वाले ग्राफ के लिए और इस वाले ग्राफ के लिए, दोनों के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल लो। तो स्लोप निकालेंगे तो स्लोप होता क्या है, tan थीटा, और वो जो थीटा है वो लिया कहाँ से जाता है, हॉरिजॉन्टल से। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि एग्जामिनर ने आपके साथ थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। तो कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर 10-30 और 10-30 ही ले लेते हैं, लेकिन ये गलती हमें नहीं करनी है। अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इफ़ यू डोंट नो देन आपको ये चीज़ समझ में नहीं होगी कि जो आपका स्लोप में एंगल हम लेंगे वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेंगे। तो B के लिए जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखो पूरा एंगल 90 डिग्री है, 90 में से 30 गए तो 60 बचे। तो जो FA होगा वो होगा 10-30 डिग्री, और जो FB होगा वो होगा 10-60 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो आएगा 1/√3, और 10-60 आएगा √3, तो आंसर आएगा 1/3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से FA ओवर FB का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मान लो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए कि हमारा जो मोमेंटम है वो दिया गया है 3t² - 2t + 4, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया फाइंड आउट क्या फोर्स बताओ एट t = 2 सेकेंड, ठीक है।
तो आपसे फोर्स मान लो पूछा, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स आएगा वो आएगा dp/dt। तो जो हमारा फोर्स आएगा वो क्या आएगा, जो पावर है वो बाहर आ जाएगी 60 - 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा 60 × 2 - 2, तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा फोर्स बिटवीन t = 1 सेकेंड से लेकर t = 3 सेकेंड, तो कैसे निकालोगे? अब की बार हमें एक एवरेज फोर्स यहाँ पे निकालना है, ठीक है। पिछली बार एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर थी, अब की बार एक टाइम t1 से लेकर t2 तक है। तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना है, फोर्स। अब कैसे निकालेंगे? देखो मैंने बताया था कि जो फोर्स होता है वो del P/del T भी हो सकता है, अगर एक टाइम इंटरवल के बीच में पूछ रहा है तो, यानी कि P2 - P1 / T2 - T1। अब जो P2 है वो क्या होगा, जो P2 है या P1 है, P2 क्या है, t = 3 सेकेंड पर मोमेंटम, और P1 क्या है, 1 सेकेंड पर। तो हमारा जो मोमेंटम है वो ये रहा। अब हम क्या करें, t = 1 और t = 3 का मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो t = 1 रख दो यहाँ पर, तो कितना आंसर आएगा, 3 - 2 + 4, यानी कि आपका 5 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया P1। अच्छा, अब P2 कौन से सेकंड पर है, P2 है हमारा तीसरे सेकंड पर, तो यहाँ पर t की वैल्यू 3 रखो, तो कितना आंसर आएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 -6 + 4, तो कितना आंसर आएगा, ये आएगा आपका -25 आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ से फोर्स कितना आएगा, P2 25 - 5 / 3 - 1, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 10 न्यूटन। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो जो हमारा फोर्स है वो हमारा इतना है, ठीक है। अब हमारा इम्पल्स हमें फाइंड करना है, और वो है आपका t = 1 सेकेंड से लेकर t = 3 सेकेंड तक। तो कैसे फाइंड करें? जो इम्पल्स होगा वो होगा हमारा इंटीग्रल f/dt। तो इंटीग्रल है ना, ये मैंने बताया था ना आपको, इंटीग्रल f/dt होता है। अब मैंने बताया था दो कंडीशन, कि या तो फोर्स वेरिएबल हो सकता है या फोर्स कांस्टेंट हो सकता है। तो इस केस में कौन सा है, वेरिएबल, तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3t² - 2t + 4, और यहाँ पर dt आ गया। अब क्या करोगे, इसका क्या निकाल लोगे, तो यहाँ पर क्या निकाल लोगे, यहाँ पर इसका इम्पल्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा लिमिट क्या है, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, ठीक है। तो अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो 3 का 3 आ गया, और जो t है उसकी पावर 2 है, तो पावर 1 बढ़ जाएगी, है ना। इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाती है, और ये पावर अपॉन में आ जाएगी माइनस। ऐसे ही t की पावर 1 है तो अब 2 हो जाएगी, और पावर अपॉन में आ जाएगी, है ना। ऐसे ही इसकी जो dt से मल्टीप्लाई करोगे तो ये t हो जाएगा, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो इम्पल्स आएगी वो कितनी आएगी, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो ये आएगा t³ - t² + 4t। तो ये आंसर हमारा आएगा 1 से 3 तक। तो अब यहाँ पर इम्पल्स निकाल लो, यहाँ पर कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व मैं आपको करके बता देता हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये t³ है, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हमें घटानी है। तो अपर लिमिट हमारी कितनी है, 3 है, तो उसकी पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 1 है, उसकी पावर 3, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, फिर माइनस t² है, तो t² मतलब 3² में से 1² घटा दो, फिर प्लस 4, फिर t की पावर कितनी है, मतलब 3² माइनस 1/1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा यहाँ से इम्पल्स का आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27, माइनस 1 कितना आएगा, 26, माइनस ये 3 × 3 = 9 - 8, और प्लस ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 26 न्यूटन सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो इम्पल्स की वैल्यू है वो क्या आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो घुमा फिरा कर आपके ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मोमेंटम के, इम्पल्स के, फोर्स के, इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बताने वाला हूँ जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो ये स्पेशल केसेस आपके वॉल के होंगे, दीवार के, ठीक है। मतलब वॉल के क्वेश्चन देखो कैसे देखने को मिलते हैं। जैसे पहला स्पेशल केस, यहाँ पर ये हमारी दीवार है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉलिश कर दी, ये सीधी बना लेना। तो अब यहाँ पर
हमने क्या किया, एक बॉल ली, मान लो उसका मास m है, उसको फेंक दिया एक स्पीड v से, ठीक है, और ये यहाँ पर गई, टकराई टकराई, यहाँ पर जाकर रुक गई, ठीक है। अब ये यहाँ पर आकर रेस्ट में आ गई सपोज। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसा आता है कि भाई बताओ जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना होगा। तो देखो ये कितना होगा, P2 माइनस P1। तो यहाँ पर जो P2 है वो कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि वो जाकर रुक जाती है ना। तो 0 में से कितना घटा दोगे, mb। क्यों, क्योंकि आपकी इनिशियल मोमेंटम mb है और फाइनल आपका 0 है। तो हमारा जो डेल्टा p आएगा वो आ जाएगा माइनस mv, ठीक है। अब हमारा ये डेल्टा p किसके बराबर है, इम्पल्स के। तो हमारा जो फोर्स होगा वो होगा डेल्टा p ओवर डेल्टा t। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, mb ओवर t। अब ये मैंने इतनी आसानी से आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर हमें ये समझ में नहीं आता है क्योंकि बड़ी सी लैंग्वेज लिख कर आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्स का आंसर आएगा वो यहाँ पर मास दिया जाएगा, मान लो 2 किलोग्राम, स्पीड हमें दे दी और टाइम हमें दे दिया, तो सीधे सीधे हमें वैल्यू पुट करके आंसर यहाँ से निकालना होगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें दूसरा केस, तो इस वाले केस में बॉल रुक गई थी। दूसरे वाले केस में देखो यहाँ पर क्या है कि आपकी ये जो बॉल है इसका मास m है, इसकी स्पीड v है, ये आई यहाँ पर और फिर उसके बाद ये वापस भी चली गई, मान लो, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे वापस चली गई, मतलब अब की बार रुकी नहीं, रुकने की जगह पर ये टकराकर वापस चली गई। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमें डेल्टा p निकालना है तो ये होगा P2 माइनस P1, ठीक है। अब P2 माइनस P1 की अगर हम बात करें तो फाइनल मोमेंटम क्या है, मान लो माइनस mb। मैंने माइनस क्यों लगाया, देखो क्योंकि मैंने पहले ही बताया है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो खुद वेक्टर है। अब देखो अगर इधर के साइन आप पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर दूसरी साइन आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अब ये वाली जो साइन की जो चीज़ है ना वो आपकी इस चैप्टर में काम नहीं आएगी, ये काफ़ी सारे चैप्टर्स में आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जब वहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे, 2 पार्टिकल की, जैसे मान लो आप रिलेटिव स्पीड का जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर वो उसको ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर आप इससे ही मतलब नहीं है, आप जो है फिर रोटेशनल मोशन में भी देखोगे, तो कई जगह पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा जहाँ भी वेक्टर की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा ये डेल्टा p आ जाएगा माइनस mb, सॉरी P2 आ जाएगा माइनस mb। तो P1 कितना है, P1 है हमारा केवल mb, माइनस की जगह माइनस रखा। अच्छा, तो टोटल आंसर कितना आया, माइनस 2 mb, ठीक है। ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो ये हमारा केवल मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका नॉर्मल 2 mb, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या आया है, डेल्टा p। अगर आपसे कोई पूछे इम्पल्स कितना है तो जो डेल्टा p होता है वही इम्पल्स होता है, तो आंसर दोनों का सेम आ गया। अगर आपसे कोई पूछे फोर्स कितना है तो क्या कर दोगे, 2 mb डिवाइडेड बाई t, ठीक है, टाइम कर दोगे। तो ये चीज़ हमें सारी चीज़ समझनी हो। अब इससे भी एक और लेवल का क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जनरल केसेस बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन में अप्लाई कर लो। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के ही मैं आपको बता रहा हूँ केसेस, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या होगा, ऐसे कोई और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें दिमाग लगा पाओगे। तो ये मान लो कोई बॉल है, इसका मास m है और ये आपने ऐसे फेंक दिया इसको, ठीक है, और फिर आपने क्या किया, ये यहाँ से रिटर्न हो गई बॉल, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपकी ये आ गई, तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि बताओ भाई साहब डेल्टा p क्या है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इम्पल्स क्या है, बता दो। कैसे बताओगे, देखो अब मान लो यहाँ पर जो कंडीशन आपको दी गई है वो है कि भाई स्पीड आपकी v है और ये जो एंगल है जहाँ पर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है वो थीटा है और ये जो एंगल है वो भी थीटा है। अब यहाँ पर ये बॉल है, इसका मास m है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बॉल है इसकी स्पीड ऐसे v है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थीटा है अगर, तो मान लो आपका देखो अगर ये थीटा है तो अगर हम इसके 2 कंपोनेंट देखें तो कैसे यहाँ पर आप देखोगे। अब देखो अगर आप यहाँ पर P इनिशियल और P फाइनल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, आप ऐसे तो लिखोगे नहीं कि mb, क्योंकि ये सीधा तो है नहीं। अब इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में, तो आपको i कैप और j कैप की फॉर्म में यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा। वैसे भी आप जानते हो वेक्टर होता है मोमेंटम। अब यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, तो ये वाला हो जाएगा v sin थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जो भी थीटा वाले साइड की एंगल, जो भी साइड होती है वो cos वाली होती है और जो दूसरी होती है वो sin वाला कंपोनेंट होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये थीटा है तो यहाँ पर ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है, ये वाला थीटा नहीं होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा। अगर आपको मान लो डेल्टा p निकालना है तो डेल्टा p के लिए आपको P2 माइनस P1 करना पड़ेगा। अब P2 माइनस P1 करने के लिए आपको ये पता तो हो कि P1 क्या है P2 क्या है। तो P1 क्या होगा, P1 जो होगा वो होगा आपका, यहाँ पर देखो mb cos थीटा, ठीक है, ये होगा हमारा i कैप, ओके।
और आपका एम बी साइन थीटा, ये होगा हमारा जे कैप। एक होगा P2, P2 क्या होगा, P2 होगा एम बी कॉस थीटा, ठीक है, ये होगा हमारा आई कैप, ओके। और ये हमारा माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इधर का प्लस ले रहे हो तो इधर का आपको फिर माइनस का लेना पड़ेगा। और साथ में आपका जो ये हो जाएगा माइनस का एम बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये माइनस क्यों आया ये तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि हम जे कैप में अगर हम ऐसे एक्सेस बनाएं तो हमने जो वाई एक्सेस लिया है ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं तो नीचे को माइनस ले रहे हैं, और एक्स एक्सेस में इधर को प्लस ले रहे हैं इधर को माइनस ले रहे हैं, और हम ऐसा ही देखते भी हैं, नॉर्मली हम इसी को फॉलो करते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिख। अब यहाँ पर मान लो आपको डेल्टा पी निकालना है तो फिर इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। तो जब घटाओगे तो क्या होगा, जब आप घटाओगे माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा, जबकि ये वाला आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और माइनस के में से एक दूसरा माइनस घटाओगे तो वो जुड़ जाएंगे। तो आंसर कितना आएगा, माइनस 2mb साइन वाला तो कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, है ना, कॉस थीटा और आपका आई कैप, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा पी आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, माइनस हटा दो, सिर्फ इतना इतना मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा पी आएगा, जो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 2mb कॉस थीटा, ठीक है। तो इम्पल्स कितना आएगा, तो इम्पल्स हमारा डेल्टा पी के बराबर ही होता है, तो इतना इम्पल्स आएगा। तो हमारा फोर्स कितना आएगा, फोर्स आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना है, 2mb कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, और हमारा जो डेल्टा टी है वो आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करोगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर रॉकेट प्रोपल्सन के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करें उसके बारे में देखते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अब आपको जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसकी थोड़ी बहुत फीलिंग भी आना स्टार्ट हो गई होगी। हालांकि देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल पुली और ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ में ही नहीं होता है, उसके क्वेश्चंस ऐसे ज़्यादा आते हैं। आप देखो पेपर के अंदर आप देखोगे तो इन चीज़ों के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन पूरी फिजिक्स में काम आते हैं। तो जो पुली वगैरह वाले हैं उनका तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा आपको, ऐसी तरीके बता दूंगा कि आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो हम अभी एंड में पढ़ लेंगे। लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं इनको हमें फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं आ रही होती हैं, इनसे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो अभी आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ये सब कुछ वैसे ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब कुछ वहाँ अच्छे से कवर किया गया है। अगर आपने लेक्चर्स कभी नहीं देखे हैं मेरे वाले वो, तो आपको उस केस में भी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि सब कोई समझ जाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आप जो है क्वेश्चंस करते रहिएगा, क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए हैं इन सबको आप बार बार करते रहिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये समझ में आ गए तो बचे हुए क्वेश्चंस भी आपके एक तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, ओके। चलिए, और उसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने नेक्स्ट ईयर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अभी से इस चैप्टर को इसके वन शॉट देखने की जगह पर पूरा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि जितना चैप्टर आप पढ़ोगे फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, फिर उसके बाद वन शॉट आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, फटाफट आप करते जाओगे, तो ये बहुत फायदे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी वो नहीं पढ़ा है तो आप पूरा चैप्टर पढ़िए, पूरा जो जितने भी सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये वन शॉट देखिए। चलो, अब रॉकेट प्रोपल्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले तो ज़्यादा फंडा हम समझेंगे नहीं, सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा रॉकेट। अब यहाँ पर अगर हम रॉकेट की बात करें तो हमारा रॉकेट में फंडा क्या होता है, यहाँ पर कुछ आपको गैसेस निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये जो इजेक्शन ऑफ गैसेस होता है ना, यही बेसिकली इसका रीज़न होगा। यहाँ पर इसको थ्रस्ट जो मिलता है वो इन्हीं वजह से मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, मैं कुछ चीज़ें बता दें। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो गैसेस निकल रही हैं इनका जो रेट होता है उसको हम dm/dt यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप देखें तो इसका कुछ मास भी होगा, धरती के सेंटर की तरफ mg भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो ये dm/dt है, इनकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर भी उड़ेगा, ठीक है। एफ रॉकेट, जो फोर्स ऑन रॉकेट लगेगा। अब ये dm/dt जो फ्यूल को जलाकर जो गैसेस निकल रही हैं बाहर, उनकी वजह से ऊपर एक फोर्स यहाँ पे मिलेगा, और उसी की वजह से रॉकेट ऊपर उड़ेगा भी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो फोर्स ऑन रॉकेट है, अब मैंने आपको फोर्स लिखने के कई तरीके बताए। पहला तरीका जो मैंने बताया वो बताया v dm/dt, और दूसरा बताया m dv/dt। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा ज़्यादा वैलिड है।
ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास जो है, जो मास ऑफ गैसेस है वो चेंज हो रहा है, रेट उसका है, ना कि वेलोसिटी का। तो यहाँ से अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो एफ रॉकेट होगा वो क्या होगा, वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब देखो रॉकेट ऊपर उड़ रहा है तो मतलब बड़ा फोर्स कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो वी डी एम ओवर डी टी, ठीक है, उसमें से आपका अपोजिशन कौन कर रहा है, ये एम जी इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, और ये आप जब घटा दोगे, मतलब बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स। तो यही होता है हमारा नेट फोर्स। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ पर कई तरीके के आते हैं। पहले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सीधे सीधे आपके कांस्टेंट वेलोसिटी वाले, कि मतलब एफ रॉकेट और एम जी आपके बराबर है। अगर देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका मतलब जो रॉकेट के ऊपर फोर्स है और जो एम जी लग रहा है वो बराबर है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो आपको वी डी एम बाई डी टी एम जी के बराबर कर देना है। अगर आपके एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन हैं तो फिर आप जो है इसको लगा दोगे, तो ये आपकी जो इक्वेशन है वही इक्वेशन रॉकेट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देगी। तो आपको बस इसी के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो सिर्फ इतना याद रहेगा तो रॉकेट का कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब जैसे क्वेश्चन करके देखें, तो अगर हम क्वेश्चंस करके देखें तो मान लो पहला क्वेश्चन हम करें, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, मान लो एक रॉकेट है जिसका मास हमने 2000 किलोग्राम ले लिया। ठीक है, और उसमें से जो गैसेस निकल रही हैं, मान लो उसकी जो स्पीड है निकलने की वो आपने 50 मीटर पर सेकंड ले ली। ठीक है, जो गैसेस की स्पीड है निकलने की, है ना, और उनका जो रेट है बर्न होने का या निकलने का फ्यूल का वो कितना है, 400 किलोग्राम पर सेकेंड। अब देखो यूनिट से पता चल रहा है किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि ये कौन सी चीज़ दी गई है, डी एम बाई डी टी, है ना, क्योंकि डीएम का किलोग्राम और पर सेकंड मतलब पर यू डिवाइडेड बाई टाइम होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इनिशियल एक्सेलरेशन बता दो, यानी कि आपको पूछा गया है उस रॉकेट का एक्सेलरेशन बताओ। तो कैसे बताओगे, उस रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है वो कैसे बताओगे, सिंपल सी कहानी है। क्या है सिंपल सी कहानी, देखो रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वी डी एम ओवर डी टी, ठीक है, ये हमारा रॉकेट का वो वाला फोर्स हो गया जो ऊपर उसको मतलब जा रहा है। ठीक है, एफ रॉकेट में से क्या घटाओगे, एम जी, क्या मिलेगा, एम ए, है ना, सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन है, इसका मतलब आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको पुट कर दो। अब वेलोसिटी कितनी है, 50, डी एम बाई डी टी कितना है, 400, माइनस मास कितना है, 2000, जी की वैल्यू कितनी होती है, 10, मास कितना है, 2000, एक्सेलरेशन कितना है निकालना है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो 20,000 में से 20,000 तो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है ही नहीं उसमें। ठीक है, अब जीरो आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया है, उसका आंसर ही जीरो होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका कि एक रॉकेट है जिसका मास आपका 1000 किलोग्राम है। ठीक है, अब देखो डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, सब बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, उसको आपने इज सेट फॉर फायरिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक वर्ड आपको मिल सकता है कई बार क्वेश्चंस में, सेट फॉर फायरिंग। ध्यान रखना, सेट फॉर फायरिंग का मतलब ये होता है कि वो अभी आपका उड़ा नहीं है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, ध्यान रखें। ठीक है, अब वहाँ पर जो गैसेस निकलना स्टार्ट हो गई हैं उनका जो स्पीड है निकलने की वो 200 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और आपका जो आपको निकालना है मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब वही डी एम ओवर डी टी। भाई मास पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, डीएम ओवर डी टी आपको निकालना है। ठीक है, किसके लिए, टू ओवरकम दी वेट ऑफ रॉकेट, मतलब गैसेस आपकी इजेक्ट हो रही हैं और रॉकेट का वेट भी है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको डीएम ओवर डी टी फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करें, देखो तो यहाँ पर जो वी डी एम बाई डी टी है जो रॉकेट को ऊपर उड़ाने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, जो फोर्स ऑन रॉकेट है वो उसमें से क्या घटा दोगे आप, एम जी, मतलब जो वेट ऑफ रॉकेट है, और ये सब किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो स्पीड है वो 200 है, डी एम ओवर डी टी हमें निकालना है, और हमारा जो एम जी है वो दूसरी साइड में जाकर कितना हो जाएगा, मास 1000 है, जी की वैल्यू 10, तो डी एम ओवर डी टी कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए तो आंसर आएगा 100/2, मतलब 50 किलोग्राम पर सेकंड। मतलब जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं उनका जो रेट है इजेक्शन का वो कितना है, 50 किलोग्राम पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में 50 किलोग्राम गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रॉकेट के आपको बहुत बेसिक दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब मैं आपको लिफ्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लिफ्ट के जो केसेस है ना वो बहुत ज़रूरी है आपको आना। क्यों, क्योंकि लिफ्ट के केसेस के बिहाफ पर ही हम जो ट्रिक सीखेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ की या पुली की, वो सब इन्हीं के आधार पर सीखेंगे, और ये पूरी फिजिक्स में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ये जो लिफ्ट के कॉन्सेप्ट है कई बार आपको कई चैप्टर में काम आएंगे, जैसे SHM में भी कई बार काम आ जाते हैं। ठीक है, जब सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर रखेंगे, या फिर ग्रेविटेशन के अंदर भी काम आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर काम आता है। तो अगर आपको ये आता है, आपने मेरे वाले वो लेक्चर्स पढ़े हैं ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर
ज़रूरत हो तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप जो है यहाँ पर देख लें। और अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले चैप्टर को ढंग से पढ़ लें, फिर इसको देखें। अब यहाँ पर हम बात करें अपेरेंट मैन ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, मतलब लिफ्ट के केसेस की बात करते हैं। मतलब कोई इंसान लिफ्ट में खड़ा है और उस किसके ऊपर खड़ा है, वेगिंग मशीन के ऊपर, मतलब वजन नापने वाली मशीन, और वो अपना वजन नाप रहा है। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट नीचे जा रही है तो ऊपर जा रही है, तो उसमें भी केस अलग अलग हैं। जैसे एक बार एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे नीचे आ रही है तो एक बार एक्सेलरेशन के साथ आ रही है तो एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो उस केस में देखो क्या सीन है। तो लिफ्ट के आपके कुछ गिने चुने केसेस होते हैं। पहला केस आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले मैं आपको एक जनरल केस बता देता हूँ। जैसे ये हमारी मान लो लिफ्ट है, ठीक है। अब ये इस लिफ्ट में मान लो आप खड़े हुए हो और ये हमारी वेगिंग मशीन है, ठीक है। अब ये जो वेगिंग मशीन है, तो ये वेगिंग मशीन बेसिकली क्या है, ये क्या मेज़र करेगी, इसके वेट को मेज़र करेगी। तो अब इस इंसान का धरती के सेंटर की तरफ mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रीडिंग होगी मशीन की वो किसके बराबर होगी, जो ये इंसान इस मशीन पर वेट एक्सर्ट कर रहा होगा तो वो कितना है, नॉर्मल के बराबर। यानी कि जो भी रीडिंग ऑफ मशीन होगी वो सिर्फ नॉर्मल के बराबर आएगा। मतलब मशीन कितनी रीड कर रही होगी, कितने न्यूटन रीड करेगी, जितना नॉर्मल होगा। तो आपको करना क्या है, हमेशा नॉर्मल फाइंड करनी है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो काम है वो टास्क जो है वो नॉर्मल को फाइंड करना है। अब हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे कि नॉर्मल अलग अलग केसेस में क्या क्या हो। तो पहला केस क्या है, पहला केस है हमारा कि भाई आपने जो लिफ्ट है ना, इसी लिफ्ट को आपने क्या किया है, कांस्टेंट स्पीड से चलाया है। तो जब कांस्टेंट स्पीड से चलाया है तो क्या होगा, तो हमारा जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर आएगा, ठीक है। तो जो रीडिंग आएगी मशीन की वो mg के बराबर आएगी। अब देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, ये ना तो लिफ्ट आपकी ऊपर एक्सेलरेटेड है ना ही नीचे, मतलब नेट फोर्स ना तो ऊपर आपका है ना नीचे, मतलब आपका जो नॉर्मल है वो mg के बराबर रहा होगा, तभी तो कोई फोर्स है नहीं। अगर फोर्स होता तो एक्सेलरेशन आ जाता, और एक्सेलरेशन आता तो कहीं ना कहीं तो आता ऊपर या नीचे, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, मान लो दूसरा केस है आपका कि एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, मतलब लिफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, और वो ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है मान लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अच्छा अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो कौन बड़ा है, नॉर्मल बड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो एफ नेट हमारा किसके बराबर होता है, हमेशा एम ए के बराबर, ठीक है। अब नेट एफ नेट होगा कितना, नॉर्मल माइनस एम जी। नॉर्मल में से mg क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो मतलब नॉर्मल बड़ा रहा होगा mg से, तभी तो ऊपर जा रही है। अगर mg बड़ा होता तो मतलब अगर नीचे जा रही होती है एक्सेलरेशन से तो mg बड़ा होता, mg में से नॉर्मल घटा देते। तो ये हमारा ma के बराबर आया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल आएगा m a प्लस जी, ठीक है। तो ये जो चीज़ आई है ना a प्लस जी, ये जो रिजल्ट है, ये जो कंक्लूजन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तीसरा केस और देखो, तीसरा केस है आपका, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है उसी एक्सेलरेशन से तो क्या होगा, अगर नीचे जा रही है तो फिर mg बड़ा हो गया, mg में से नॉर्मल घटाओ ma के बराबर आएगा, यानी कि जो नॉर्मल आएगा वो mg माइनस a के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका अपेरेंट वेट है वो एक्चुअली देखो नॉर्मल हमारा अपेरेंट वेट है और mg हमारा उस इंसान का एक्चुअल वेट है। तो इस वाले केस में कौन बड़ा है, एक्चुअल वेट बड़ा है, क्योंकि आप एक्चुअल वेट में से कुछ घटा रहे हो तब नॉर्मल आ रही है, जबकि इस वाले केस में अपेरेंट वेट बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है तीनों केस हमने समझने की कोशिश करी। तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। तो पहले केस में आपका जो लिफ्ट जा रही थी वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, ठीक है। दूसरे केस में आपकी एक्सेलरेशन के साथ जा रही है ऊपर, जब वो ऊपर एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो नॉर्मल हमारा ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो अपेरेंट वेट है जो आपका ये मशीन हमें रीडिंग करके दे रही है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और जब लिफ्ट नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से तो ये ही आपका कम आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमें समझनी है। अब चौथा केस क्या हो सकता है, तो लिफ्ट में चौथा केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका फ्री फॉल हो रहा हो लिफ्ट का, मतलब जो एक्सेलरेशन हो गिरने का वो g के बराबर हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो एफ नेट है वो तो ma के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यानी कि एफ नेट क्या होगा, अब नीचे जा रही है मतलब कौन बड़ा, mg बड़ा, उसमें से नॉर्मल घटाया ma के बराबर आया। अब जो mg और ma है वो ये ma भी mg के बराबर है, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो आंसर कितना आएगा, नॉर्मल आया 0। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस की कंडीशन। वेटलेसनेस मतलब ये क्या है, बेसिकली ये वो कंडीशन है जब इंसान लिफ्ट में होगा और वेटिंग मशीन भी होगी लेकिन उसको वेट ही फील नहीं होगा अपना, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन है। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा केस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशंस जो आपकी हर जगह काम आएंगी। अब देखो ये मैंने ये क्यों कहा था कि टेंशन में हमारे काम आएंगी, मैं भी आपको बताऊंगा जब मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज और पुली को जब हम उनकी ट्रिक देख रहे होंगे तो आपको समझ। अब हम एक बार लिफ्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाए।
तो क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं जो लिफ्ट में हमारे पूछे जा सकते हैं। हालांकि पूछे तो जाएंगे नहीं, पर लेकिन इनके कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे तो बेहतर है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा कि एपरेंट वेट बताओ एक इंसान का जिसका मास आपका 40 किलोग्राम है, ठीक है। मतलब वो लिफ्ट में खड़ा हुआ है और उसका आपको एपरेंट वेट निकालना है, ठीक है। एपरेंट वेट मतलब जो आपका नॉर्मल है, ठीक है, आपको नॉर्मल निकालना है। और वो आपकी जो लिफ्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो हमारा जो नॉर्मल है वो क्या होगा वो पूछा है। अब देखो अगर लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है, मूविंग अप, तो आपको नॉर्मल बताना है। हम जानते हैं भैया ऊपर जाती है तो जुड़ जाते हैं दोनों, G+A होता है। तो मास कितना है 40, 10 + 5, तो आंसर कितना आ गया 600 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे ऐसे। अब देखो ये बड़ी सी लैंग्वेज बन के आई, मान लो, ठीक है। कैलकुलेट द एपरेंट वेट ऑफ अ मैन ऑफ मास 40 kg स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ऐसी लैंग्वेज आती है तो हमें बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हमें डर लग सकता है कि पता नहीं हम क्या करें क्या नहीं करें। तो ये क्वेश्चन ईजी हमेशा होते हैं नीट वगैरह के अंदर, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए। तो वो कब आती है, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक लिफ्ट का क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिफ्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे अच्छे से इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारी लिफ्ट हो गई, ये हमारा 5 kg का ब्लॉक हो गया, ये 3 kg का ब्लॉक हो गया और इसके ऊपर एक 2 kg का और हमने ब्लॉक डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक सी इफ लिफ्ट इज मूविंग। अगर ये ब्लॉक बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, बी सी पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, बस आपको ये बताना है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे मान लो आपको नॉर्मल निकालना है जब लिफ्ट मूव कर रही है। पहला केस जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा केस लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार ट्राई करिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करी होगी। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखो पहला जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है मतलब G+A कर दोगे। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ने पूछा कि भाई जो ब्लॉक बी है वो सी पर कितना फोर्स लगाएगा। तो कितना मास लेंगे हम, कितना मास लेंगे, 3 और 2 5 kg मास लेंगे। क्या है यहाँ पे टोटल मास लेना है 10 kg? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ने पूछा है कि बी सी पर कितना फोर्स लगाएगा, और बी का मतलब क्या है, टोटल ए और बी है ना। तो कितना kg हो गया 5 kg। 5 kg सी पर कितना लगाएगा, तो 5 10 प्लस एक्सेलरेशन है 5, तो आंसर आना चाहिए 75 न्यूटन। जिनका आया है उनके लिए वेल डन, जिनका नहीं आया वो सीख जाएं। मास अब इस वाले केस में वही 5 रहेगा और जी की वैल्यू, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, और एक्सेलरेशन 6 दिया गया है। इसका आंसर 20 न्यूटन। जिनके दोनों आंसर सही हैं उनके लिए वेल डन, उनको लिफ्ट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, ठीक है, मतलब ऐसी बॉडीज़ जो आपकी कनेक्टेड हैं। तो सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, तो ये हमारी मान लो बॉडी है, एक बॉडी ये है, ठीक है, इसका मास मान लो 2 kg है, इसका 3 kg मान लो, ठीक है। तो आपको इसी में कॉन्सेप्ट्स में समझा दूंगा। तो यहाँ पर आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के दिया गया है 10 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो मैं आपको ना तो कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ, मैं ना ही आपको कोई फालतू की और चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में उसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। कभी कभी कोई कठिन क्वेश्चन आ जाए तो पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखा रहा हूँ जिसमें आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दिमाग में ही कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को जो है आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो आपको वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी जल्दी जल्दी बनेंगे। शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो, शॉर्ट मेथड मान सकते हो। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है 2 + 3, तो ये हो गया 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो इंटरेस्टिंग है। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स का।
ये जो देखो आपने तो सिर्फ 2 kg वाले पे फोर्स लगाया है, लेकिन ये 2 kg और 3 kg के बीच में भी एक फोर्स होगा। ये 2 kg वाला 3 kg पर भी लगाएगा और ये 3 kg वाला 2 kg पर भी बदले में फोर्स लगाएगा, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर मान लो एक और ब्लॉक होता तो उनके बीच में अलग कॉन्टैक्ट फोर्स होता, तो मैं कॉन्टैक्ट फोर्स को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ये कितना होगा, अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ इस वाले ब्लॉक को मूव करा रहा है 3 kg वाले को, तो आपको सिर्फ इसके लिए MA कर देना है। मतलब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इस 3 kg वाले ब्लॉक के लिए नेट फोर्स है, ठीक है। तो मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 6 न्यूटन। मतलब आपने सिर्फ 4 या 5 सेकंड लगाए और आपने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ना तो आपने कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ना ही आपने कोई और लोचा इसमें किया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अभी आपको और समझ, अगले क्वेश्चन में हम थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और लेवल अप कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपल लेवल था, अब थोड़ा सा और लेवल अप कर देते हैं। तो ये हमारा 2 किलोग्राम का है और ये हमारा 3 किलोग्राम का है। यहाँ पर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस वाली साइड से, और ये ब्लॉक आपके आगे की तरफ जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ यहाँ पर कितना आपका फ्रिक्शन, जो आपका ये कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो 2 ही ब्लॉक हैं तो एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। जो देखो नेट फोर्स किधर की तरफ है, आपका नेट फोर्स देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से आप देख सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन राइट में है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर है, राइट में है। और आप देख भी सकते हो कि भाई इधर 20 न्यूटन है तो इधर 10 न्यूटन है, तो बड़ा कौन सा 20, तो ऑब्वियस ही बात है जिधर ज़्यादा फोर्स है उधर ही जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा टोटल नेट फोर्स। देखो ऊपर आपको फोर्स लेना है लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूटन सेकंड लॉ के दौरान कि एक्सेलरेशन हो या कोई भी हो इस चैप्टर में, वहाँ पर केवल नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात करनी होती है। तो 20 - 10 मतलब नेट फोर्स अपॉन टोटल मास यानी कि 5। तो आंसर कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, अब उसके बाद 2 kg वाले ब्लॉक पर देखते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक्सेलरेशन का। अब हमें चलो क्या निकालना है, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब कांटेक्ट फोर्स में आप कौन सा ब्लॉक लोगे ये डिसाइड करने वाली बात है। अब देखो कौन सा लेना है, जिसके लिए देखो जिस पर फोर्स आपने लगा रखा है उसको नहीं लेना है। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स जिसको मूव करा रहा है, किसको मूव करा रहा है, इस 3 kg वाले ब्लॉक को, ठीक है। तो आपको यही मास इसमें लेना है m × a, ठीक है। तो 3 × a हमारा कितना है 2। अच्छा, साथ में ये 10 न्यूटन आपका ये जो ब्लॉक है ये इसको तो मूव करा ही रहा है, साथ में इस 10 न्यूटन को भी ओवरकम कर रहा है, इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आया वो कितना आ जाएगा 16 न्यूटन। अब देखो ये जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है वो 3 kg वाले ब्लॉक को तो मूव करा ही रहा है, साथ में 10 न्यूटन को भी ओवरकम कर रहा है ना, तभी तो ये मूव करेगा, अदरवाइज मूव ही नहीं कर रहा होता। तो ये हमारा 16 न्यूटन फोर्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल मेथड था, आप देख ही चुके हो। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता तो पहले क्या करता, 2 kg के ऊपर इक्वेशन बनाता, फिर 3 kg के ऊपर बनाता, फिर इनको सॉल्व करता, तो मेरा 1 मिनट उसमें बर्बाद हो चुका होता। लेकिन हम ऐसा क्यों करें, हमें ठीक है जल्दी से जल्दी सीखना है, आगे बढ़। अब हम आगे बढ़ेंगे 3 ब्लॉक सिस्टम के ऊपर। तो ये हमारा एक ब्लॉक है, ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, ये हमारा तीसरा ब्लॉक है। ये है हमारा 2 kg का, ये है हमारा 5 kg और ये है हमारा 3 kg। अब यहाँ पर आपने क्या किया, थोड़ी सी एग्जामिनर ने आपके टाइम को बढ़ाने के लिए एक चतुराई कर दी। यहाँ पर फोर्स ऐसे दे दिया किसी एंगल पर, ठीक है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो क्या करोगे जल्दी से बताओ, सिंपल, फोर्स का पहले कंपोनेंट कर लो। तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 100 का cos 60 वाला हो जाएगा, है ना। तो 100 cos 60 कितना होता है, sin 30 के बराबर, यानी कि 50 न्यूटन, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया। अब और कोई तो फोर्स है नहीं, तो हमारे तरीके के हिसाब से नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है 50 और टोटल मास कितना है 5 और 3 8 और 2 10। तो आंसर कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप दिमाग में ही कर सकते हो, मैंने कहा ना दिमाग में ही कर सकते हो, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर कितने कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, देखो 2 कॉन्टैक्ट फोर्स, एक ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर 2 कॉन्टैक्ट फोर्स हैं तो ये F1 दिस इज F2, तो हमें पहले F1 निकालना पड़ेगा, है ना। अब सिस्टम किधर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, तो ये F1 दोनों को मूव करा रहा है। तो यहाँ पे टोटल मास कितना लोगे 8,
और एक्सेलरेशन कितना है 5, तो आंसर कितना 40 न्यूटन। यानी कि और बच्चे इसकी इक्वेशन बनाने में टाइम वेस्ट करेंगे और आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा आपकी हेल्प हो जाएगी। F2 देख लो, F2 जो है वो 3 kg को मूव करा रहा है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 15 न्यूटन। इतनी देर में तो हो गया, यानी कि 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही आएंगे घुमा फिरा कर। अब मान लो मैंने पीछे से भी फोर्स लगा दिया होता 10 न्यूटन का, तो फिर सब में मैं 10 न्यूटन और ऐड कर देता, है ना, ऐसा हो जाता। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे टाइप की कनेक्टेड बॉडीज पढ़ेंगे। वो अब की बार कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी, लेकिन वो एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाई स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक 5 kg का ब्लॉक है, ये हमारा 3 kg का ब्लॉक है, और ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है। ये आपके स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और इधर आपका एक 20 न्यूटन का फोर्स इन पे लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बताओ एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का क्या होगा। बता सकते हो? बता सकते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। अच्छा, टोटल मास कितना है? 5 और 3 8 और 2 10, तो आंसर कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। हो गया ना आसानी से। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन यही नहीं पूछता है, क्वेश्चन यहाँ पर टेंशन भी पूछता है स्ट्रिंग के अंदर। जब ये खिंचेगी तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, ठीक है। इधर मान लो T1 आ गई और इधर मान लो T2 आ गई, ठीक है। तो अगर T1 निकालनी है तो कैसे निकालोगे? फिर से वही कहानी है। T1 किसको खींच रहा है? इधर की तरफ T1 खींच रहा है इन दोनों ब्लॉक को, मतलब टोटल मास कितना 8 लोगे, ठीक है। तो 8, ओके, और मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ये मतलब ऐसे मान लो जैसे आप कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे थे ना, सेम वही काम करना है। 16 न्यूटन, है ना। इतनी देर में तो निकल गया। T2 किसको खींच रहा है? सिर्फ 5 kg वाले को, तो T2 नेट फोर्स है 5 kg पर, ठीक है। तो आंसर आ गया 10 न्यूटन, ओके। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी कर देता है एग्जामिनर। क्या कर देगा? यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी करने के लिए एंगल वगैरह पे दे दिया फोर्स, मान लो, ठीक है। तो मान लो ऐसे दे दिया, तो क्या करोगे? बहुत आसान है। क्या करना है? और जो एंगल है वो मान लो दे दिया 60 डिग्री। हालांकि आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री भी बहुत मिलेगा देखने को, बट लेकिन फिलहाल मान लो हमने 60 डिग्री ले लिया। तो अब यहाँ पर हमारी टेंशन आप जानते ही हो क्या हो जाएगी? T। तो निकाल लो दोनों चीज़, एक्सेलरेशन। तो इसका कंपोनेंट कर लो ये वाला, है ना। एक ऊपर वाला भी होगा, पर क्योंकि ये ऊपर वाला कोई इफेक्टिव नहीं है वो, क्योंकि बॉडी आपकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है ये, तो इसका मतलब वो बेकार है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो ये हो जाएगा 60 cos 60 डिग्री, है ना। तो आंसर कितना आया? 30 न्यूटन। चलो, तो एक्सेलरेशन बताओ। नेट एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन, टोटल मास 10, आंसर 3। टेंशन बताओ। टेंशन किसको खींच रहा है? 6 kg वाले को, तो 6 × A यानी कि 18 न्यूटन। क्या आप समझ पाए कितनी आसानी से कर लिया? चलो, अब यहाँ पर स्प्रिंग वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। तो मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, 6 kg का एक ब्लॉक, इधर हमने एक स्प्रिंग लगा ली, किसकी जगह पर? उस स्ट्रिंग की जगह पर एक स्प्रिंग लगा ली, है ना। अब देखो भाई, स्प्रिंग का तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। ये हमारा 20 न्यूटन का हमने इधर लगा दिया और 50 न्यूटन का इधर वाली साइड पे लगा दिया, और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो K है वो 200 न्यूटन पर मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि इस स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सपेंशन होगा, ये स्प्रिंग कितनी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। अब कैसे करोगे? बड़ा आसान है। देखो, टेंशन निकाल लो, तो भाई टेंशन के बराबर ही तो इसमें फोर्स होगा। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स याद है ना, Kx होता है। फोर्स क्या होता है स्प्रिंग का? Kx माइनस Kx होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो यहाँ पे इस स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? टेंशन के बराबर। तो आप टेंशन निकाल लो, ठीक है। अब देखो, टेंशन के लिए क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन। कैसे निकालोगे? नेट फोर्स, नेट है 50 माइनस 20 अपॉन टोटल मास कितना है 10, आंसर कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जो भी हम स्ट्रिंग और स्प्रिंग ले रहे हैं ना वो मासलेस है, ठीक है। हमने मास वाली नहीं ली है, मास वाली लेंगे तो वो भी कर सकते हैं, अभी डोंट वरी। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अच्छा, टेंशन निकाल लो स्प्रिंग के अंदर। कैसे निकालोगे? टेंशन है आपकी, अच्छा किधर जा रहा है ये पूरा सिस्टम? लेफ्ट में जा रहा है। इसका मतलब टेंशन निकालने के लिए कौन सा मास लोगे? 4 kg वाला, है ना। तो 4 और एक्सेलरेशन कितना है 3, तो कितना आंसर आया 12। लेकिन इसमें ये 20 न्यूटन का भी खिंच रहा है, मतलब ये भी आपको ऐड करना पड़ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 32 न्यूटन,
ठीक है, देखो हमने कितनी आसानी से कर पाए इसको, है ना। तो ये शॉर्ट मेथड आपको ध्यान रखने हैं। 32 न्यूटन टेंशन आ गई। अब टेंशन आ गई तो मतलब यही टेंशन किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है, तो एक्स भी निकल जाएगा। तो टेंशन है 32, एक्स का मतलब क्या है, इस स्प्रिंग में कितना एक्सपेंशन आएगा, मतलब ये स्प्रिंग कितनी ज़्यादा और स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी। अच्छा, के की वैल्यू 200 है, एक्स की वैल्यू आपको पता है, यू नो द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड 32/200 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16/100। तो कितना आंसर आ गया, 16/100 मीटर। तो सेंटीमीटर में करोगे तो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आसान तरीके से। अब ये थे आपकी, जब स्ट्रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल में है। अब मान लो वर्टिकल में चल रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा कुछ सेटअप है, ये 3 kg का ब्लॉक है और हमने ये 2 kg का ब्लॉक ले लिया, हमने फिर एक 1 kg का ब्लॉक ले लिया और हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन का। ठीक है, तो आपसे पूछा कि ये भैया टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, ये टेंशन T3 है। तो आपसे ये पूछा कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं आपके लिफ्ट वाले। ठीक है, लिफ्ट वाले तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो इसका मतलब ये तो एक्सेलरेशन 0 हो गया इस पूरे सिस्टम का, क्योंकि भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, अच्छा अब T1 निकाल लो। T1 क्या होगा, T1 किसको खींच रहा है, इस पूरे सिस्टम को। ठीक है ना, अब पूरा सिस्टम मतलब 1 और 2 3 और 3 6 kg को, है ना। और एक्सेलरेशन कितना है हमारा, देखो मान लिया कि भैया ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, ध्यान रखना। अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के लिए जो नॉर्मल हुआ करता था वो mg+a होता था, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 तो है लेकिन g तो है। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा g मतलब 10 60 न्यूटन। ठीक है, अच्छा T2 बताओ, T2 कितने को खींच रहा है, केवल 5 को। ठीक है, तो 5 kg इंटू 10 50 न्यूटन। ठीक है ना, ऐसे ही T3 निकाल लो, T3 किसको खींच रहा है, 3 kg को, तो 3 इंटू 10 30 न्यूटन। अच्छा, किसी को अगर ये ना समझ में आया हो तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आगे और क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 5 kg का ब्लॉक है और ये आपका 3 kg का ब्लॉक है और ये आपका 2 kg का ब्लॉक है और ये आपका फोर्स है 50 न्यूटन का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई टेंशन T1 बता दो, टेंशन T2 बता दो, टेंशन T3 बता दो। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक पर देखें तो नीचे क्या लगा हुआ है, 5G। इस वाले ब्लॉक पर देखें तो 3G, इस वाले ब्लॉक पर देखें तो 2G, है ना। ये क्या है सब, जो mg होता है ना धरती के सेंटर की तरफ, वो है। अब भाई ये भी तो एक्सटर्नल फोर्स ही है ना, इन पर अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो ये तो आपको अपोज करेंगे ही। तो अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, ये जो सिस्टम है पूरा, ये हमें बताना है कि किधर जा रहा है, हमें नहीं पता किधर जा रहा है। हम मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा है ना। क्यों माना हमने, सॉरी, हम मान लेते हैं नीचे जा रहा है। क्यों माना, क्योंकि आप देखो नीचे वाले फोर्सेस, क्योंकि ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो नीचे वाले फोर्सेस 50 और 30 80 और 20 100 न्यूटन है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 100 - 50 अपॉन टोटल मास कितना होगा, 10, है ना। तो हमारा जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा है ना। ये आपके जोड़ कर आएंगे 100 न्यूटन और ऊपर केवल 50 है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन कितना आया, यह आया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठे तो भैया हो गया बेड़ा पार, है ना। तो हमें तो भाई 10-20 सेकंड में निपटा के आना है ऐसे सरल क्वेश्चंस को। तो कैसे करोगे, अब देखो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो टेंशन T1 निकालोगे। अच्छा, T1 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, 2 kg 3 kg और 5 kg सबके लिए। तो अगर सिस्टम नीचे जाता है तो लिफ्ट की कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता था, G - A। तो टोटल मास कितना है, 10, जी की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 5, तो आंसर कितना, 50 न्यूटन। तो T2 बताओ, T2 कितना होगा, mg - A। तो T2 आपका टोटल कितना मास है, 8, और g की वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन कितना, 5, तो आंसर कितना, 40 न्यूटन। T3 बताओ कितना होगा, T3 किसके लिए, केवल 5 के लिए, तो 5 10 माइनस कितना, 5, तो आंसर कितना, 25 न्यूटन। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हमने कठिन कठिन क्वेश्चन जो आपके लिए होते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन का।
ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये मान लो हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये मान लो एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया 4 kg का और एक हमने ब्लॉक ले लिया 2 kg का और हमने ऊपर इस पर फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये है टेंशन T और इस तरीके से हो गया। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा वो हमें निकालना है। अब भाई एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हो क्या, कि भाई एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी कि नीचे वाली तो हमें पता है टोटल मास कितना है 6 kg है, नीचे वाली तो हमें डिनोमिनेटर पता चल गई, लेकिन ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लाएं, यही तो मुद्दे की बात है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन पे मान लो कोई भी ब्लॉक है, मान लो 4 kg वाला है, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट करें। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो नीचे जो धरती के सेंटर की तरफ लगता है वो mg लगता है, ठीक है। अब ये एंगल हमारा मान लो थीटा है, तो यहाँ पर इस mg के 2 कंपोनेंट आप कर सकते हो, है ना। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है, ये देखो हमेशा थीटा रहेगा, ध्यान रख लो इस चीज़ को। तो ये हमारा mg cos थीटा हो जाएगा, तो फिर ये हमारा mg sin थीटा हो जाएगा, है ना। तो इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कौन सा है, mg sin थीटा, है ना। अब mg cos थीटा क्यों नहीं है, क्योंकि इस एक नॉर्मल भी है और जो इसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। अगर मान लो फ्रिक्शन होता तो वो पीछे लग जाता, अब यहाँ पे फ्रिक्शन तो नहीं है लेकिन टेंशन है, ठीक है। चलो अब इस ब्लॉक को देखो, मुझे बताओ कि इस पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, हमेशा इस पर साइन थीटा वाला लगेगा, यानी कि 4g sin 30 डिग्री। बाकी सब कट जाएंगे, नॉर्मल से mg cos थीटा कट जाएगा, इस mg का इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं क्योंकि इसके कंपोनेंट हो चुके हैं। अच्छा इस पर कितना लगेगा, 2g sin 30 डिग्री। चलो अब ये कितना हो गया 40 और sin 30 हाफ यानी कि 20, ये कितना हो गया 10, ठीक। तो टोटल कितना हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल 30 न्यूटन हो चुका है ना, 20 ये और 10 इस पे, तो 30 न्यूटन हो गया। और ऊपर कितना है 60 न्यूटन, मतलब बड़े में से छोटा घटा दो, 60 में से 30 घटा दो, तो आंसर कितना आया 30 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें टेंशन निकालने के लिए हिंट मिल गई। अच्छा अब टेंशन निकाल लो। अब टेंशन कैसे निकालोगे साहब, अब देखो टेंशन किस पे निकालना है, ये इस वाले ब्लॉक के लिए आपको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ सिस्टम जा रहा है, तो टेंशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, 4 के लिए। अच्छा कोई भी सिस्टम अगर ऊपर जाता है तो उसके लिए टेंशन क्या होती है, mg प्लस a, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ पर g की जगह g sin थीटा ले लो, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा g नहीं लगा हुआ है, g का केवल कौन सा लगा हुआ है, g sin 30 डिग्री, यानी कि g sin थीटा। तो निकाल लो मास कितना है हमारा, जो मास है वो है देखो मास जो है हमारा 4 kg लेना पड़ेगा, 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो टेंशन है वो किसको खींच रहा है, केवल 4 को। तो यहाँ पर 4 और g हमारा 10 sin 30 मतलब हाफ। अच्छा एक्सेलरेशन कितना आया है 5, तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से आंसर आ गया 40 न्यूटन। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से जो आप हमारे लिए कठिन क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने कितनी आसानी से इजी तरीके से यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, चीज़ों को करना बिल्कुल कठिन नहीं है। अब हम करेंगे आपके मोस्ट फेवरेट, हमारे मोस्ट फेवरेट पुली के क्वेश्चंस। चलो भाई पुली के क्वेश्चंस देखते हैं। पुली, आप भी आ जाओ अब लाइन पर। तो पुली के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट का तो टाइम है नहीं अभी, है ना। तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट तो आप लेक्चर देख लेना एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ से समझ में आ जाएंगे, बहुत डिटेल में समझाया है सब कुछ। ये 2 kg का है ना, और हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लटका लिया 3 kg का, ठीक है। अब इस पे मान लो टेंशन T है, और आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा है, मान लो आपसे पूछा है टेंशन बता दो, ठीक है। तो टेंशन बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकाल लो। फिर आपसे पूछा टेंशन बता दो, टेंशन बता देंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे, अच्छा एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, देखो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो नीचे वाला तो हमें पता चल गया, नीचे वाला कितना हो गया 3 और 2 5। अच्छा अब देखो इस पर नीचे कितने फोर्स लगे हुए हैं, mg मतलब 3g, और इस पर कितने लगे हुए हैं 2g। तो किधर की तरफ सिस्टम जा रहा है, इधर की तरफ, है ना। तो अपोज कौन कर रहा है, ये वाला फोर्स, और सपोर्ट कौन कर रहा है, ये वाला। तो 3g में से मतलब 30 में से 20 घटा दो, तो आंसर कितना आया 2।
आपने देखा कितना आसानी से हमने निकाल लिया। अच्छा टेंशन बता दो, 5 सेकंड 10 सेकंड में हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। टेंशन बता दो। अब देखो कौन से ब्लॉक को पकड़ोगे, जिसको भी पकड़ोगे उसके हिसाब से समझना होगा। अगर 2 kg का पकड़ा तो फिर mg+a करोगे, और 3 kg का पकड़ा तो mg-a करोगे। तो हम मान लो 3 kg वाले को ले लेते हैं, तो mg-a, क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है इसीलिए माइनस आ गया लिफ्ट वाली कंसेप्ट के हिसाब से। ये 3 10 - 2 मतलब कितना, 24 न्यूटन। ठीक है साहब, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और बढ़ा लो। हमने क्या किया, जो हमने अभी भी क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और हमने चतुराई करके क्या किया, इधर 5 kg का जो ब्लॉक है ना, वो बेसिकली इधर ही हमने 4 kg का ब्लॉक लिया, और ये हमने 6 kg का ब्लॉक लिया। ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो टेंशन आपकी कितनी है, T1 है। यहाँ पर टेंशन मान लो T2 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट सपोर्टिंग फोर्स माइनस आपका टोटल मास। तो सपोर्टिंग फोर्स कितना है, इधर 60 है और ये 40 है, तो टोटल कितना, 60 और 40 100। और अपोज कौन कर रहा है, ये वाले भाई साहब, मतलब 50 अपॉन टोटल मास कितना है, 6 और 4 10 और 5 आपके 15। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ जाएगा हमारा 50/15, यानी कि आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब निकालते हैं T1 और T2। T1 निकालो। अच्छा T1 किस पर है, T1 देखो सिर्फ 6 kg वाले को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि और तो है नहीं T1 कहीं। तो ये नीचे जा रहा है, नीचे जाने के लिए क्या करते हैं, mg-a करते हैं। मास कितना, 6 10 - 10/3। तो आंसर कितना, आंसर आपने 40 न्यूटन यहाँ से ले लिया है ना। इसका एलसीएम लोगे तो 30 30 - 10 20/3, आंसर आ गया 40 न्यूटन। अब T2 निकाल लो। अच्छा 2 रस्सी हैं इसीलिए 2 टेंशन है, अगर रस्सी एक है तो हमेशा टेंशन एक ही होगा। अच्छा T2 किससे निकालेंगे, T2 हम 5 kg वाले से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 4 kg वाले में ये 6 kg का लोचा है, तो हम इससे निकालेंगे ना। तो 5 kg वाले के लिए निकालो 5। अब क्योंकि ऊपर जा रहा है तो g+a मार दो, ठीक है। अब 5 10 + a मतलब 10/3। तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 30 40/3, तो ये आएगा 200/3 न्यूटन। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी कठिन क्वेश्चन हमारे लिए होते हैं, आप देखो बिना पेन चलाए भी आप कई बार कर सकते हो अगर आप चाहें तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और अब आप जो है कहीं भटकोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस लगा लो। चलो अब हम थोड़ा सा सो कॉल्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हम जिन्हें कहते हैं वो उस तरीके के कर लेते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल वाले कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे वाले। तो ट्रिक तो हमारी वही है सब, है ना, उसमें तो कोई अलग कुछ है नहीं, एक ही तरीका बताया मैंने तो आपको सारे क्वेश्चंस में अभी तक। ये हमारा 2 kg का ब्लॉक और नीचे हमारा 4 kg का ब्लॉक, ठीक है। इस पर हमारी टेंशन T1, इस पर हमारी टेंशन T2 और इस पर हमारी टेंशन T2। क्या करोगे, आपको बताना है एक्सेलरेशन और दोनों टेंशन। 2 टेंशन क्यों, क्योंकि रस्सी 2 हैं, ठीक है। चलो निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना है, नीचे 40 है और ये 20 है, ठीक है। तो 60 माइनस क्या करोगे, 0। क्यों, क्योंकि इस पर नेट फोर्स है ही नहीं कोई, भाई इस पर कोई भारी फोर्स है। हमें कौन से फोर्स लेने होते हैं एक्सेलरेशन में, हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लेने होते हैं। 40 और 20 तो एक्सटर्नल हैं, लेकिन इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो जो नीचे mg इधर लगेगा तो इसको बैलेंस नॉर्मल कर देगा, तो ये सब कट गए, ठीक है ना। और पीछे कोई फ्रिक्शन लगा नहीं है तो उसको घटाए, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होता तो उसको भी घटा देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डिवाइडेड बाई टोटल मास, 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है। देखो वही कहानी है, फिर भी हमने कुछ अलग किया ही नहीं। तो आंसर कितना, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा टेंशन T1 कितनी, T1 निकालोगे इस वाले ब्लॉक से। अच्छा ये नीचे जा रहा है कि ऊपर, नीचे, तो mg-a लगाना पड़ेगा। g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 20/3। आंसर बता दो, आंसर आएगा हमारा 40/3 न्यूटन। अच्छा T2 कर लो, T2 कर लो। अच्छा T2 किससे ज़्यादा फायदेमंद है, इस वाले ब्लॉक से। क्यों, क्योंकि इस पर कोई और फोर्स है ही नहीं। तो T2 कैसा हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि T2 ही नेट फोर्स है इस वाले के लिए, है ना। इसका मास है 3, एक्सेलरेशन हमारा कितना है 20/3। तो आंसर कितना, 20 न्यूटन, ठीक है। देखो कितनी आसानी से हम कर पाए इसको। चलो और करते हैं बुली के क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, ऐसे एक सिस्टम बना लिया। ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 2 kg का ब्लॉक।
और ये हमारी टेंशन यहाँ पर इस तरीके से। अगर आपने लेक्चर मेरे पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग तो देख ही ना रहे हों, वो सिर्फ आंसर निकाल रहे हों रफ कॉपी में, जिन्होंने देखे हैं लेक्चर्स। ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ठीक है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग भी है और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। चलो क्या करना है, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है अलग बस इसमें, बाकी तो सब सेम है ना। एक्सप्लोरेशन का क्या तरीका, नीचे वाला तो पता चल गया, 8 और 2 10 कर दोगे। ऊपर क्या लेना है, नेट सपोर्टिंग फोर्स, मतलब सिर्फ सॉरी नेट एक्सटर्नल फोर्स लेना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें कितना आएगा, 8g sin 60, बताया था ना mg sin 60 आएगा, क्योंकि mg cos तो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल से। तो ये सॉल्व करो, 8 और g की वैल्यू 10 और इंटू हाफ, सॉरी √3/2, तो 40√3 आ गया, ठीक है। ये हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स है। अच्छा और इस पर कितना है, और कोई है ही नहीं इस पर, तो इसका मतलब इसके लिए तो 0 लेना है। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लेने हमेशा एक्सप्लोरेशन में, न्यूटन सेकंड लॉ में बता दी थी ये बात, है ना। तो आंसर कितना आया, 4√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अगर किसी को अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो 5 सेकंड में उसने कर भी दिया, यानी कि 20 सेकंड के अंदर OMR भरकर आप आ जाओगे। अच्छा इधर टेंशन देखो, टेंशन कितनी होगी, टेंशन जो होगी वो इसके लिए निकालो। क्यों, देखो निकाल तो आप इसके लिए भी सकते हो, लेकिन कठिन क्यों करना, हमें तो ईजी करना है, क्योंकि टेंशन इसके लिए केवल कितनी हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 × 4√3, तो आंसर कितना 8√3। हमने इससे निकाल लिया, रस्सी एक ही है तो मतलब टेंशन भी दोनों में सेम रहेगी। अच्छा इससे निकालते तो क्या करते, इससे निकालते तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें यहाँ पर देखो क्योंकि नीचे जा रहा है तो g sin थीटा माइनस हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर a, ठीक है। तो इससे निकालते फिर हम, तो ये लेंथी हो जाता, हम इसको क्यों करें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा मान लो 30 डिग्री, ये हमारा 10 kg, ठीक है, और ये हमारा 3 kg, और ये सॉरी ये सीधा बना लेना, ये हमारा, हमने कठिन से कठिन क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 kg। अब क्या निकालना है, हमें निकालनी है टेंशन और एक्सेलरेशन। अब देखो रस्सी एक तो ये है, तो इसमें मान लो T1, एक रस्सी ये है T2, तो T1 और T2 निकाल लो, और क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो। अच्छा एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो ना तो 3 वाले पर है ना 2 वाले पर है ना, तो सिर्फ किस पर है, इस पर है। कितना, 10g sin 30, तो आंसर कितना आया 50, है ना भाई, sin 30 हाफ होता है, तो 50 न्यूटन आ गया, लो हो गया। तो 50 अपॉन टोटल मास गिन के बताओ, 3 और 10 13 और 2 15, तो आंसर कितना ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब उसके बाद क्या निकालोगे, टेंशन निकाल लो। चलो पहले T1 निकाल लेते हैं। देखो T2 तो बेहद आसान है, T2 तो इससे निकाल सकते हो, सिर्फ 2 × a कर दो सिर्फ, है ना, क्योंकि इसके लिए नेट फोर्स की तरह काम करेगा। तो ये आ जाएगा 20/3 न्यूटन, ठीक है। चलो T1 निकाल लेते हैं। अच्छा T1 इससे भी निकाल सकते हो 3 kg वाले से, लेकिन इससे लेंथी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें T2 भी आ गया, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम तो इसको चुनेंगे फिर 10 वाले को। इसके लिए मैंने क्या बताया, क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है नीचे नीचे, मतलब mg sin थीटा माइनस a करना है। तो मास कितना है 10, g की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू हाफ, माइनस a की वैल्यू 10/3, आंसर 5, और ये आ गया 15, 5/3, 50/3 न्यूटन, ठीक है। देखा आपने कितनी आसानी से हम कितनी सरल तरीके से निकाल। तो इस तरीके से हमारा पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी मेहनत का फल मिला होगा, आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपके ढेर सारे जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हमने पता है 50 क्वेश्चन कर लिए कम से कम, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दो, है ना, क्या आपका है उसमें वैल्यू है, ठीक है, लाइक कर दो। और उस एक लाइक से क्या होता है कि भाई और इंटेंशन ग्रो होती है, यूट्यूब को भी पता चलता है कि कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो लाइक से वैसे तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप लाइक कर दें और शेयर कर दें सारे ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, और बच्चों तक इसको पहुंचा दें। और हमेशा की तरह अपने डाउट्स या कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव देना चाहते हो, कोई नई वीडियो चाहते हो, तो कमेंट्स में बताना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा रेडी हूँ आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने के लिए, ठीक है।
चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद या तो इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगा लो या एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, नीट के, जेई मेंस के, तो आपका काम बन जाएगा और आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो पेपर में। अगर आपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप जो है पूरे लेक्चर्स देख लो एप्लीकेशन के ऊपर, जिससे आपके इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो जाएं और आप जो है और बच्चों से आगे निकल जाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप बिंदास पढ़ते रहिए। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।